हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद शिवी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं रसिया और यूक्रेन के संघर्ष को कवर करूंगी, जिसमें मैं बताने वाली हूं कि रसिया ने यूक्रेन पर क्यों अटैक किया है और इसका क्या रीज़न है। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें नाटो का कितना पार्टिसिपेशन है और इस पर इंडिया का क्या व्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मैप में रसिया और यूक्रेन की लोकेशन को देख लेते हैं, जो हमें आगे चीज़ों को ठीक से समझने में हेल्प करेगा। ये है रशिया, जिसकी राजधानी है मॉस्को। ये है यूक्रेन, जिसकी राजधानी है कीव। और ये सारे देश यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और उधर ये बेलारूस। एक बेलारूस ही इकलौता देश है जो रसिया का खुलेआम साथ दे रहा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है दोनेस्क और लोहांस्क, जो अभी तक रूस के समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में था। अभी हाल ही में रसिया ने इन दोनों प्रदेशों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। जिस तरह किसी समस्या को पूरी तरह समझने के लिए उसको जड़ तक जानना आवश्यक होता है, उसी तरह रूस और यूक्रेन के विवाद को समझने के लिए हमें क्विकली से इसका बैकग्राउंड देखना होगा। 1990 तक यूक्रेन सोवियत संघ का ही एक भाग था, ठीक उसी तरह जैसे रूस उसका भाग था। तो 1990 में स्वतंत्रता के लिए व्यापक प्रदर्शन हुए, जिसके फलस्वरूप यूक्रेन में एक जनमत कराया गया और लोगों ने सोवियत संघ से अलग होकर एक फ्री कंट्री यूक्रेन बनाने के लिए मत दिया। तो 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और उसमें से निकलकर 15 नए देश बनते हैं, जिनमें से एक रूस और यूक्रेन भी था। तो इसके बाद लियोनिड क्रावचुक 1991 में स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद 1994 में यूक्रेन ने IAEA के साथ में NPT साइन किया। अब ये NPT साइन करने के पीछे क्या कहानी है वो देख लेते हैं। NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, जो यूक्रेन ने IEA के साथ में साइन की। IEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके अनुसार यूक्रेन को नॉन न्यूक्लियर स्टेट बनना था, जिसके लिए उसने अपने 4000 न्यूक्लियर वेपन्स को भी समाप्त कर दिया था। लेकिन इस NPT को साइन करने से पहले रूस, US और ब्रिटेन, इन तीनों देश ने एक समझौता ज्ञापन साइन करके यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी थी। उसी के बाद में यूक्रेन ने NPT साइन किया और अपने 4000 न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त किया। इसके बाद 2004 तक सब कुछ ठीक चलता है और 2004 में विक्टर यानुकोविच के नेतृत्व में नई सरकार बनती है, जो रसिया के साथ में मजबूत संबंध स्थापित करती है, जिन पर रसिया की कठपुतली होने का भी आरोप लगाया जाता है। 2013 में विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन सहयोग समझौता को रद्द कर दिया और रूस के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की बात कही, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे यूक्रेन में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हुए और निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका। इसी दौरान यूक्रेन की परिस्थितियों का फायदा उठाकर फरवरी 2014 में रूस की सेनाओं ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि सोवियत संघ द्वारा 1954 में यूक्रेन को ही सौंपा गया था। तो चलिए क्रीमिया की लोकेशन को हम एक बार मैप में चेक कर लेते हैं। तो ये है क्रीमिया, जो ब्लैक सी के अंदर है। ये यूक्रेन का ही एक पार्ट था, लेकिन 2014 में चल रहे संघर्ष के दौरान रसिया ने इस क्रीमिया को अपनी तीनों सेनाओं के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया और रूस में इसको मिला लिया। तो चलिए आप देख लेते हैं वाई रशिया अटैक ऑन यूक्रेन। यूक्रेन 4.4 करोड़ आबादी का बड़ा देश है, जो रूस के बाद में यूरोप का सबसे बड़ा देश है। स्वतंत्र होने के बाद ही यूक्रेन लगातार नाटो और यूरोपियन संघ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन वेस्ट का पपेट बन चुका है। रूस की हमेशा से पश्चिमी देशों से डिमांड रही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए, इसीलिए रूस यूक्रेन का असैन्यीकरण हो करके उसे एक न्यूट्रल स्टेट बनाना चाहता है। वैसे रूस का कहना बिल्कुल ठीक भी है। तो चलिए मैप के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। तो नाटो 30 देशों का एक डिफेंसिव अलायंस है। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये लाइट स्काई ब्लू कलर के ये सारे कंट्री फाउंडिंग कंट्री हैं नाटो के, और ये जो कंट्री हैं सारे के सारे ये नाटो में बाद में जुड़े हैं। इस मैप के थ्रू आप देखोगे कि नाटो ने अपने मिलिट्री पोजीशंस को कैसे रखा हुआ है। इधर देखिए, पोलैंड में 6200 सैनिक नाटो के इस समय तैनात हैं। इधर रोमानिया में नाटो के 1900 US के सैनिक तैनात हैं। इधर 4000 सैनिक नाटो के तैनात हैं। अगर यूक्रेन भी नाटो में आ जाता है तो यहाँ पर भी नाटो के सैनिक आ जाएंगे और रसिया और नाटो आमने सामने आ जाएगा। यहाँ से यूक्रेन की ज़मीन को नाटो यूज करके रसिया पर अटैक कर सकता है, रसिया के लिए घातक साबित हो सकता है।
इसी फ्यूचर प्रॉब्लम को देख के रसिया यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के विरुद्ध है। ये तो हम आपको पीछे की स्लाइड्स में बता ही चुके हैं कि रसिया के लिए यूक्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन रसिया और नाटो के बीच में बफर स्टेट है। अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाएगा तो रसिया और नाटो आमने सामने हो जाएंगे और रसिया के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। साथ ही रसिया का मानना है कि यूक्रेन की संस्कृति और रसिया की संस्कृति सेम है, वो दोनों नेटिव हैं, वो एक साथ ही सोवियत संघ से बाहर निकले हैं और उन्हें साथ मिलकर रहना चाहिए, ना कि उसे वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। उसका झुकाव रूस की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, ना कि वेस्ट के कंट्रीज़ की तरफ। रसिया का कहना है कि ज़्यादातर जितने भी सोवियत संघ से निकले हुए कंट्री हैं वो सारे नाटो पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, उनका ऑलरेडी वेस्ट की तरफ झुकाव है। अब बस एक यूक्रेन ही बचा हुआ है, वो नहीं चाहता कि यूक्रेन का भी झुकाव उधर यूरोप की साइड, ईस्टर्न यूरोप की तरफ हो। अब यूक्रेन क्या चाहता है और उसका व्यू क्या है, ये देख लेते हैं। रसिया के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन के लोगों में बढ़ा हुआ नेशनल प्राइड पूरी दुनिया ने देखा है। यूक्रेनियंस की यूनिटी मजबूती से दुनिया के सामने निकल कर आई है। यहाँ तक कि वे यूक्रेनियंस भी जो रसियन लैंग्वेज बोलते हैं वो भी अपने देश के साथ में खड़े हुए हैं। एक स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यूक्रेन आक्रामक रूस के आगे भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। 20 दिन के भीषण संघर्ष में अमेरिका और पश्चिमी देशों की रक्षा आपूर्ति मदद के बावजूद भी यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक अनुमान है कि अब तक यूक्रेन को लड़ाई में लगभग टोटल 100 बिलियन यूएसडी का नुकसान हो चुका है और ये युद्ध बढ़ने के साथ साथ और भी बढ़ता जाएगा। बेसिकली अब जेलेंस्की बैकफुट पर आ चुके हैं और वो बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए तो क्लियरली मना कर दिया है और वो चाहते हैं कि रूस से उनकी बातचीत हो और समस्या का हल निकले। अब देख लेते हैं इस संघर्ष में इंडिया की क्या अप्रोच रही है। वैसे अभी तक इंडिया बैलेंस बना के चला है और मिडिल ऑफ रोड अप्रोच को फॉलो किया है। यूएन में रसिया के खिलाफ जितनी भी वोटिंग हुई है उन सब में इंडिया एब्सेंट रहा है, यानी कि इंडिया ने वोटिंग नहीं की है। इंडिया चाहता है कि दोनों देश साथ में बैठकर बातचीत के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। वैसे इंडिया ने वोटिंग में हिस्सा न लेके इनडायरेक्टली रसिया को ही सपोर्ट किया है। वैसे देखा जाए तो रूस और यूक्रेन का युद्ध भारत का डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज का जबरदस्त इम्तिहान ले रहा है। जहां एक और दशकों पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड रूस खड़ा है जिसने नाजुक मौकों पर भारत का हमेशा साथ दिया है, तो दूसरी ओर मॉडर्न टाइम का भारत का वन ऑफ द क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस है, जो कि यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के संस्थानों और कंपनियों और लोगों पर सबसे मुश्किल आर्थिक प्रतिबंध लगाए और दुनिया के सभी देशों से यूएस मांग कर रहा है, खासकर अपने सहयोगी देशों से, कि इन प्रतिबंधों को सपोर्ट करें। भारत की डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा की तो अभी शुरुआत ही है, आगे आने वाला समय और भी मुश्किल होने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे वाई शुड इंडिया सपोर्ट रसिया, इंडिया को रसिया को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि उसे हिस्ट्री की कोई नॉलेज ही नहीं है। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से रसिया भारत का घनिष्ठतम मित्र रहा है। अनगिनत मौकों पर दुनिया की परवाह किए बिना रूस ने भारत का नाजुक मौकों पर साथ दिया है। अब तक यूएन में कुल 6 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं और जिनको रसिया ने वीटो किया है, जिनमें से 20 फरवरी 1957 में कश्मीर को लेकर प्रस्ताव आया था, 1961 में गोवा लिबरेशन के विरुद्ध में प्रस्ताव आया था, 1962 में कश्मीर के ऊपर प्रस्ताव आया था और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। इन सभी में रूस ने भारत को लेकर वीटो दिया, जबकि यूएस सहित दुनिया के कई देशों ने इन प्रस्तावों को समर्थन दिया था। एक रूस ही था जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त रूस ने न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस के क्षेत्रों में भी इंडिया को सपोर्ट किया है। अब ऐसे मौके पर रूस का साथ छोड़ना उसे चाइना के करीब ले जा सकता है। ऑलरेडी भारत और अमेरिका की नजदीकियों के कारण रूस चाइना और पाकिस्तान के पास जाने लगा है। तो इन सभी पॉइंटों को देखते हुए इंडिया को रसिया का सपोर्ट करना चाहिए। अब देख लेते हैं इंडिया को वेस्ट को क्यों सपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर इंडिया को वेस्ट को क्यों सपोर्ट करना चाहिए।
तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस ही है। साथ ही इंडिया और यूएस का एक कॉमन एनिमी है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है चाइना। और चाइना को ही कंट्रोल करने के लिए क्वाड का गठन किया गया है। और आपको पता ही होगा कि क्वाड में 4 मेंबर है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नेक्स्ट, इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए, तो इंडिया को वेस्ट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इंडिया के लिए आर्म्स की सप्लाई भी सबसे ज़्यादा वहीं से होती है। ये आप मैप में क्वाड को देख रहे हैं जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलकर चाइना के इंडो पैसिफिक में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम रखा है क्वाड, जिसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में कितना नुकसान हो चुका है। तो 1300 यूक्रेनी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, 12,000 रशियन ट्रॉप्स मारे जा चुके हैं, 353 रशियन टैंक्स बर्बाद हो चुके हैं, 57 एयरक्राफ्ट्स बर्बाद हो चुके हैं। तो बाकी की चीज़ें आप इस स्लाइड में से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैप में दिखाया गया है कि रूसी मिलिट्री का यूक्रेन में कितना कंट्रोल हो चुका है। ये कुछ संघर्ष की तस्वीरें हैं जिनमें आप देख रहे होंगे, जिसमें टैंक बिल्कुल बर्बाद होकर पड़ा हुआ है और एयरक्राफ्ट भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अभी तक 516 सिविलियंस मारे जा चुके हैं और 908 इंजरीज दिखाई जा रही हैं और लगभग 3 मिलियन लोग यूक्रेन को छोड़कर आसपास के देशों में शरण ले चुके हैं। ये आसपास के देशों में जो यूक्रेन के शरणार्थी गए हुए हैं उन सबको इसमें मैप में दिखाया गया है। तो अब देख लेते हैं अभी हाल की कंडीशन क्या है। तो अभी नाटो ने यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन करने से मना कर दिया है। दूसरा पॉइंट है कि नाटो ने बोल दिया है कि वो अपनी मिलिट्री को डायरेक्ट सपोर्ट के लिए यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। तीसरा पॉइंट है, नाटो ने मना कर दिया है कि वो कीव को नो फ्लाई जोन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, रसिया की एयर स्ट्राइक्स यूक्रेन में बढ़ गई हैं और भारी तबाही मची हुई है। नेक्स्ट, अब जेलेंस्की बैकफुट पे आ चुके हैं और रसिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब देख लेते हैं कि पुतिन की क्या क्या मांग है। तो पहली कंडीशन है कि क्रीमिया जो यूक्रेन के कंट्रोल में है उसे यूक्रेन रिकॉग्नाइजेशन दे। दूसरा, कि यूक्रेन गारंटी दे कि वो नाटो में शामिल ना होगा। तीसरा, यूक्रेन को न्यूट्रल होना पड़ेगा। नेक्स्ट, डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन इंडिपेंडेंट घोषित करे। नेक्स्ट, यूक्रेन अपने संविधान में चेंजेस करके इस बात की गारंटी दे कि वो नाटो और ईयू में शामिल नहीं होगा। लास्ट पुतिन की मांग है कि 1997 के बाद जो भी नाटो में ज्वाइनिंग हुई है उन्हें रिवर्स करे, उन्हें वापस करे। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर में ये हैं डोनेस्क और लुहांस्क जिन पर अलगाववादियों का नियंत्रण था और अभी हाल ही में संघर्ष के दौरान रूस ने इन दोनों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो रूस की मांग है कि यूक्रेन डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित करे। तो अब देख लेते हैं रसिया पर अभी तक कौन कौन से सैंक्शंस पर लगे हुए हैं। तो रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया गया जिसके थ्रू सारी पेमेंट्स वगैरह होती हैं। साथ ही रसिया बैंक्स का जो फॉरेन असेट है उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। और यूएस ने रसिया से ऑयल और गैसेस के इंपोर्ट को भी बैन कर दिया है। बाकी की चीज़ें ये स्लाइड में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। साथ ही ये भी कुछ रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इन्हें भी आप एक बार देख लेना। अब देख लेते हैं क्या कोई ऐसा डिप्लोमेटिक वे है जिससे इससे बाहर आया जा सके। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी चांस दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई भी निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं है। यूक्रेन पहले ही नाटो से मूव डाउन कर चुका है लेकिन रसिया कीव को घुटनों पे लाना चाहता है और रसिया चाहता है कि यूक्रेन का असैन्यकरण हो, लेकिन इसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं है और संघर्ष जारी है। किसी भी बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो ये थी यूक्रेन और रसिया के विवाद को लेकर मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।